तो स्वागत है आपका अपने चैनल टॉक विद आलम की एक और हॉरर वीडियो में। आज हम जिस एंटिटी के बारे में सुनने वाले हैं उस एंटिटी का नाम आपने कई बार अलग अलग नामों से सुना होगा। जी हाँ, आज हम एक लड़के के नाना के साथ हुए छलावे के इनकाउंटर के बारे में सुनेंगे। तो वेट गाइस, इस स्टोरी को आगे सुनने से पहले इस स्टोरी में एक बात समझ लो कि इस स्टोरी में दो नाम आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा हुआ है, समीर और सलीम। एक्चुअली वो दोनों नाम एक ही आदमी के हैं जिसने हमें स्टोरी भेजा था, और उस चीज़ का ध्यान मेरे दिमाग में रह गया और मैं उसको सलीम और समीर कह के इस स्टोरी में इंडिकेट कर रहा हूँ। तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि सलीम और समीर अलग अलग है, नहीं, वो दोनों एक ही है। तो अब आप आगे स्टोरी सुनिए और अपनी राय कमेंट में बताइए। तो आज की ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है समीर ने, जो कि अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र में रहते हैं। वैसे तो सलीम बिहार के छपरा जिला से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका जन्म बिहार में ही हुआ था, पर वो बचपन से ही अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र में रहते थे। उसको ये स्टोरी उसके नाना ने सुनाई थी जब वो महाराष्ट्र आए थे। तो सलीम बताता है कि ये इंसिडेंट मेरे नाना के साथ उनकी शादी के बाद हुआ था, जब वो कोलकाता से अपने काम से छुट्टी लेकर घर आ रहे थे। तो सलीम बताता है कि लगभग 8 साल पहले जब मैं 15 साल का था तो मेरे घर पर मेरे नाना नानी मामा और एक भाई महाराष्ट्र घूमने के लिए आए थे। उस वक्त मेरे नाना ने ये स्टोरी मुझे सुनाई। अक्सर हमारे घर में जब सभी परिवार एक साथ इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, जिसमें वो बहुत सारी पुरानी बातों को बताते हैं और उसे सुनकर सभी लोग एंजॉय करते हैं। इसी तरह उस दिन सलीम के घर में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था और उसके नाना नानी मामा भाई और उसके पापा मम्मी सब इकट्ठे बहुत सारी पुरानी बातों को याद कर रहे थे। उसी के बीच भूत की बात होना भी शुरू हो जाता है और उसी बातों में उसके नाना अपने साथ हुए छलावे के इस इंसिडेंट के बारे में सभी को बताते हैं, जिसके बाद कहानी स्टार्ट होना शुरू होती है। समीर बताता है कि मेरे नाना कोलकाता के जूट मिल में काम करते थे और हर साल छुट्टी में घर आया करते थे। जब उनके साथ ये हॉरर इंसिडेंट हुआ था तब उनकी शादी को हुए 1 साल हो चुका था, और हर साल की तरह छुट्टी में वापस घर आते वक्त उनके साथ ही हॉरर इंसिडेंट हुआ था। इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले समीर अपने नानी के गाँव के बारे में बताता है। समीर बताता है कि नानी के गाँव में जाने के लिए एक रास्ते से होकर जाना पड़ता था, जो कि एक बगीचे के रास्ते से होते हुए गाँव से मिलता था। पर उस रास्ते को लेकर गांव वालों का मानना था कि उस रास्ते पर छलावा रहता है, जो कि सुबह 12 से 1 और रात के 11 से 5 बजे तक उस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को मारकर अपने पास रख लेता है। इस वजह से गांव के लोग उस रास्ते पर जाने से डरा करते थे, और जो भी उस समय के बीच में उस रास्ते से गया है हमेशा उसकी उस जगह पर लाश मिली है। तो समीर के नाना समीर से बोलते हैं, क्या तुमने उस बाग वाले रास्ते के बारे में सुना है? फिर समीर बोलता है कि हाँ नाना, पता है। फिर समीर चौंकते हुए बोलता है कि नाना, आप उस रास्ते से रात में आए हो? नाना हाँ बोलते हैं, जिसके बाद समीर के नाना जो स्टोरी सुनाते हैं उसे सुनकर सब लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। फिर समीर के नाना बताने लगते हैं कि उस वक्त मेरी शादी को 1 साल हुआ था और मैं अपनी शादी के 2 महीने बाद ही कोलकाता चला गया था। उसी बीच तेरी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लग गई थी और उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था, सब काम के सिलसिले में कहीं ना कहीं गए हुए थे। और इधर तेरी नानी की सास, उनकी भी तबीयत खराब रहती थी, वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। इस वजह से मैं तय करता हूँ कि मैं फैक्ट्री से छुट्टी लूँगा और सीधा घर आकर तेरी नानी और तेरी नानी की सास को दोनों को इलाज करवा कर वापस चला जाऊँगा। फिर समीर के नाना छुट्टी लेते हैं और सीधा ट्रेन में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। समीर के नाना जिस ट्रेन से आ रहे थे वो ट्रेन 5 घंटे किसी कारण से लेट चल रही थी। समीर के नाना ने यहाँ पर पहले से सोच रखा था कि मैं 2 बजे तक स्टेशन पहुँच जाऊँगा और मुझे स्टेशन से अपने घर तक जाने में 3 घंटा लगता है, तो मैं करीब 5 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। समीर के नाना को स्टेशन पे पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं स्टेशन पे रुक जाऊं, वरना घर जाते जाते मुझे 10 बज जाएगा। फिर समीर के नाना बताते हैं कि उस वक्त स्टेशन पे बहुत चोरियां होती थी, इसलिए मैं प्लान बनाता हूं कि मैं सीधा बस पकड़ता हूं और मैं तो वैसे भी 10 बजे तक पहुंच ही जाऊंगा। इस बीच समीर बताता है कि मेरे नाना उस समय बहुत ज़्यादा निडर थे, जो कि किसी से भी जल्दी नहीं डरते थे। समीर के नाना ने जिस तरह तय किया था वो बस में बैठते हैं और सीधा घर के लिए निकल जाते हैं।
समीर के नाना अपने गांव के मेन बाजार पहुंचते पहुंचते 10:30 बज जाते हैं। अब समीर के नाना अपने गांव के मेन बाजार 10:30 बजे पहुंचते हैं और वहां से उनको अपने घर जाने के लिए उस बाग वाले रास्ते को पार करना पड़ेगा। अब समीर के नाना किसी बात की चिंता ना करते हुए उस रास्ते के लिए निकल जाते हैं। समीर के नाना के पास उस वक्त एक टॉर्च हुआ करती थी जो कि वो हमेशा अपने पास रखते थे जब भी वो किसी अंधेरी जगह पे जाते थे। समीर के नाना के पास उस वक्त एक हाथ में टॉर्च, दूसरे हाथ में एक मोटा सा डंडा जिसके ऊपर उन्होंने एक पोटली बांध रखी है और उसको अपने कंधे पर लटका रखा है। उसको लेकर वो सीधा उस रास्ते के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में अब वो उस बाग वाले रास्ते पर पहुंचने वाले थे। समीर के नाना बताते हैं कि उस वक्त उस बाग में दोनों तरफ आम के पेड़ लगे थे और बीच में से एक रास्ता जा रहा था और वो पूरा रास्ता इतना घना अंधेरा था कि कोई दिख भी नहीं रहा था। उस बीच समीर के नाना को पता था कि उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा, इसलिए वो कुछ मन में जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देते हैं और उस बाग वाले रास्ते में चले जाते हैं। जैसे ही समीर के नाना उस बाग वाले रास्ते में कदम रखते हैं, अचानक पेड़ों में कुछ हलचल मचना शुरू हो जाती है। और खास बात यह थी कि उस वक्त मौसम भी बहुत साफ था और कोई हवा भी नहीं चल रहा था। समीर के नाना बताते हैं कि मानो कि कोई एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ कूदते हुए जा रहा है। वो इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देते और सीधा कुछ पढ़ते हुए अपने घर के लिए उस रास्ते से होकर जाने लगते हैं। इस बीच समीर के नाना को एहसास हो चुका था कि वो आ चुका है। अब वो बाग के बिल्कुल बीच में थे और धीरे धीरे कुछ मन ही मन बड़बड़ाते हुए जा रहे थे। तभी अचानक से उनके सामने एक आम की टहनी टूटकर नीचे गिरती है। उसे देखकर वो घबरा जाते हैं पर शोर नहीं करते। वो उस आम की टहनी को साइड से पार करते हुए सीधा निकल जाते हैं। उन्हें पता था कि ये जरूर उसी ने किया है। उसी बीच समीर के नाना एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर जो भी वो कहानी सुन रहा था वो सभी चौंक जाते हैं। और मैं भी इस कहानी की ये वाली लाइन को सुनकर बहुत चौंक चुका था कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। समीर के नाना बताते हैं कि जैसे मैं उस रास्ते को धीरे धीरे पार कर रहा था, अचानक से मुझे सामने घने अंधेरे में से एक चमकता हुआ चीज नजर आ रहा था। उसे देखकर मुझे मन में आया कि इस रात ये चमकती हुई चीज यहाँ पर क्या है? क्या कोई इस वक्त इस रास्ते पे आ रहा है क्या? यह सोच ही रहे थे, तभी वो चमकती हुई चीज और पास आती है और उसे देखकर समीर के नाना पूरी तरह चौंक चुके थे, पर वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते और सीधा सीधा जाते रहते हैं। समीर के नाना बताते हैं कि वो चमकती हुई चीज़ कोई नहीं बल्कि एक इंसान था जो कि उस रात उस घने अंधेरे में उस बगीचे वाले रास्ते पे आ रहा था। और वो आदमी और कोई नहीं, मेरा ही कोई बहरूपिया था जिसने मेरी तरह हाथ में टॉर्च और कंधे पर एक मोटरी लटका रखी है और उस आदमी की शक्ल हूबहू मेरी तरह है। इसको देखकर मैं समझ चुका था कि ये और कोई नहीं, ये वही छलावा है जिसने मेरा रूप लिया है। अब वो समीर के नाना के पास आ जाता है पर वो एक गैप मेंटेन करके रखता है और समीर के नाना से बोलना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि सफ़र में बहुत ज़्यादा थकान हो गई होगी, चलो मैं तुम्हारी थकान दूर करता हूँ। उसके नाना कुछ नहीं बोलते हैं और सीधा मन में कुछ बोलते बोलते सीधा जा रहे होते हैं। और वो अब समीर के नाना के पीछे पीछे आता है पर एक गैप मेंटेन करके रखता है और बोलता है कि ए भाई कहाँ जा रहा है, चल तेरी थकान दूर करूँ, चल हम दोनों तारी पीते हैं। ये बोलते ही उसके नाना कुछ रिएक्ट नहीं करते और सीधा सीधा जा रहे होते हैं। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को तारी के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं कि तारी एक नशीली चीज़ होती है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है और ये चीज़ हमारी यूपी और बिहार वाले भाइयों को पता होगा। और इस लिक्विड को एक पेड़ में लगे फल से निकाला जाता है जिसको अक्सर गांव में ताड़ का पेड़ कहा जाता है। और अक्सर आपने इसके फल के बारे में सुना होगा जो कि है आइज एप्पल। और जब आइज एप्पल पेड़ में लगा रहता है तब इसके रस को निकाला जाता है और नशे के तौर पर पिया जाता है। फिर वो आदमी दोबारा बोलता है कि ए भाई कहाँ जा रहे हो, तुम सफ़र से बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, चलो हम दोनों तारी पीते हैं। वो इतना बोलता है, उसके नाना कुछ भी रिएक्ट नहीं करते और सीधा घर के लिए जा रहे होते हैं। वो उनके पीछे पीछे आ रहा होता है और बार बार उनको रोकने की कोशिश करता है। तभी वो आदमी समीर के नाना से बोलता है कि ए भाई सबसे पहले तो इस बकवास चीज़ को बकना बंद करो, इस वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ और हम दोनों दारी बैठकर नहीं पी पाएंगे। इतना बोलते बोलते आखिरकार समीर के नाना उस बाग वाले रास्ते को पार कर लेते हैं और वो आदमी उस बाग वाले रास्ते के बीच में ही रुक जाता है।
फिर समीर के नाना पीछे घूमते हैं और जेब से एक मिट्टी निकालते हुए रास्ते पर एक सीमा सी बना देते हैं। जैसे ही समीर के नाना वो लाइन खींचते हैं, फिर समीर के नाना बोलते हैं कि आजा चल तारी पीते हैं। फिर वो छलावा गुस्से से बोलता है कि आज तो तेरी किस्मत अच्छी थी जो कि तू बच के निकल गया, वरना तो आज तेरा मरना तय था। फिर समीर के नाना दोबारा बोलते हैं कि आजा ना चल तारी पीते हैं। तो फिर वो छलावा बोलता है कि मैं क्यों आऊं, तू तो ओझा है, कहीं मुझे पकड़ के रख लेगा तो। समीर अपने नाना के मुंह से ओझा सुनते ही पूछने लग जाता है कि नाना आप ओझा हो। फिर उसकी नानी बोलती है कि हाँ बेटा, तेरे नाना अपने गांव के बहुत बड़े ओझा है और गांव के सभी लोग तेरे नाना के पास आते हैं और झाड़ फूक और भूत प्रेत उतरवाते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों को ओझा के बारे में नहीं पता होगा, तो ओझा मैं बता दूं, ओझा एक ऐसा आदमी होता है जो कि झाड़ फूक, नजर उतारना और भूत प्रेत को उतारने का काम करता है। उसे बिहार में कई जगह ओझा भी कहा जाता है। फिर समीर के नाना बताते हैं कि जब मैं बंगाल में था तो मेरा एक दोस्त था जो कि झाड़ फूक करता था और उसको इस चीज का ज्ञान था, तो उससे मैंने झाड़ फूक करना सीख लिया था। फिर समीर के नाना एक और बात बताते हैं कि जिससे समीर भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। समीर के नाना बताते हैं कि जब वो छलावा मेरे पास आ रहा था जो कि बिल्कुल मेरी ही तरह था, मेरा ही चेहरा था और मेरे ही शरीर जैसा था, पर उसका सब चीज़ तो मेरे जैसा था, पर उसके पैर मेरे जैसे नहीं थे। जब मेरी नज़र उसके पैर पे गई तो उसके पैर दोनों घूमे हुए थे। इसको देखकर मुझे कंफर्म हो गया था कि ये छलावा है। अगर मैंने इसकी बात का जवाब दिया तो ये मुझे मार भी सकता है। फिर समीर पूछता है कि जब आप बगीचे वाले रास्ते में घुसने वाले थे और जब उस रास्ते में चल रहे थे तो आप कुछ पढ़ रहे थे, तो वो क्या था? तो नाना बताते हैं कि वो एक खास तरह का मंत्र था जिससे कि वो मेरे पास नहीं आ सकता और ना ही मुझे कुछ हानि पहुंचा सकता था। फिर समीर पूछता है कि नाना आज भी वो वहीं पर रहता है? तो उसके नाना बताते हैं कि उस दिन के बाद से करीब 1-2 साल सुनने में आया, पर उसके बाद से अब तक कोई भी ऐसी कहानी या ऐसा घटना नहीं मिला। इसी तरह ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है और इसी के साथ मैं इस वीडियो के एंड में समीर का थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे बीच एक ऐसी हॉरर स्टोरी रखी जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना। और इसी के साथ अगर आपके साथ भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस या कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस हुआ है या कोई भी ऐसी स्टोरी जो कि आपको लगता है कि इसको दुनिया के सामने आना चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी पर अपनी स्टोरी भेज सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।